दोस्तों 200 सीसी सेगमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं। ले दे करके दो मेन प्लेयर्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। एक है TVS अपाचे RTR 4V और दूसरी है पल्सर 200 NS। और ये दोनों गाड़ियाँ भी डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है क्योंकि एक एयर ऑयल कूल्ड है और दूसरी लिक्विड कूल्ड है। रिसेंटली हॉर्नेट 2.0 भी लॉन्च हुई है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये मेरे ख्याल से अपनी तरह की अकेली 200 सीसी एयर स्लैश ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल है। इसका BS6 वेरिएंट जब लॉन्च हुआ था तो मैंने इसकी बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू की थी। वहाँ पर आपको इस गाड़ी में क्या क्या नया है, क्या चेंजेस हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ट्रैक पर ये कैसे चलती है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, टायर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बड़े ही डिटेल में बताई थी। इंजन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फ्यूलिंग किस तरह से अलग है, फ्यूल इंजेक्शन किस तरह से बदला गया है, अंदर जो पिस्टन है वहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं, इंजन में और क्या बदलाव किए गए हैं। इस गाड़ी की ट्रैक के ऊपर मैं जितनी विवेचना कर सकता था सब मैंने की, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी ट्रैक पे जिन चीज़ों को हम लोग रिव्यू नहीं कर सकते, जैसे कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, माइलेज कितनी अच्छी इससे मिलती है, क्या ये थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकती है, टूरिंग क्या ये कर सकती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे जो आप लोगों ने हमसे पूछे, तो आज मैं एक एक करके इन सारे रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। शुरू करने से पहले आपसे कुछ दरख्वास्त है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक गाड़ी का सबसे ज़्यादा डिटेल रिव्यू करें, बहुत प्रयत्न करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब भी हैं तो वहाँ बेल नोटिफिकेशन आइकन में वो ऑलवेज़ वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है द छंगानी THECHHANGANI। Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update। सबसे पहली बात जो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछी, माइलेज। इसका जो रियल वर्ल्ड माइलेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेविंग तरीके से चला रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपकी राइडिंग है तो आपको 35 का माइलेज मिलेगा। और अगर आप ओपन हाईवे पर चला रहे हैं तो 40 से ज़रा ऊपर आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। अगर आप बैलेंस करें दोनों ही चीज़ों को तो आपको लगभग 37 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और यहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक है ये है 12 लीटर्स का, जिसका मतलब है आपको 400 किलोमीटर प्लस की रेंज यहाँ पर मिलती है। दूसरा सवाल, ये जो ऑल LED हेडलाइट है जिसका शेप भी इस नए वर्जन में चेंज किया गया था, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब जनरली हम कई बार ये कहते हैं कि LED लाइट्स जो आ रही हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। जो पुराना हैलोजन सेटअप था वो ख़ास करके रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। बीइंग एन LED, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, इसका स्प्रेड भी जनरली जो LED में कम होता है इसका स्प्रेड भी बहुत अच्छा है और इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये गाड़ी टूरिंग कर सकती है। तो इसे कल मैंने लगभग 300 किलोमीटर चलाया और 300 किलोमीटर चलाने के बाद में मेरा ये मत है कि आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट जाने की है हाईवेज़ पर, ये गाड़ी आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। इसमें 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो आप हैंडल बार सेटअप देख रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर क्लिप ऑन है तो ये अनकम्फर्टेबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने को ये क्लिप ऑन है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये काफ़ी रेज्ड है, तो आपका जो राइडिंग पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं होता है। ये कम्यूटर बाइक से ज़रा ही कम है, तो ओवरऑल जो राइडिंग पोजीशन है ये बहुत कंफर्टेबल है। इसके लिए आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस में चला सकते हैं। बहुत हल्का सा भार आपको आर्म्स पर आता है और ये फुटपैक जो है ये भी मामूली से रियर सेट है, तो ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है। सीट बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पर फोम इस्तेमाल किया गया है और इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन यहाँ पर अच्छा है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग से आपका वास्ता एक कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है और कंफर्टेबली चलना है तो ये गाड़ी बहुत ही सुविधाजनक रहेगी आपको। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास फेयरिंग नहीं है तो विंड ब्लास्ट डेफिनेटली आपको महसूस होगा। इसकी जो हाईवे के ऊपर कंफर्टेबल स्पीड है वो है 110 टू 115 किलोमीटर्स। उससे ज़्यादा ये थोड़ी सी स्ट्रेच महसूस करती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। तो आप अगर 110 तक आराम से हाईवे पर चलाना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टूरिंग के लिहाज से मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर होते हैं तो इसका जो टैको है वो आपको 6800 RPM दिखाएगा और जब आप 120 पर होते हैं तो आपको 8200 RPM दिखाएगा। और
120 तक भी आप जा सकते हैं इन शॉर्ट स्पर्ट्स, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 110 115 पर कंफर्टेबल रखेगी। टूरिंग के ही लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो टूरिंग में एक बहुत बड़ा बाधक होता है वो होता है वाइब्रेशंस, एनॉय करता है। तो यहाँ वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल महसूस नहीं होंगे, बहुत ही स्मूथ इसका इंजन है। तो ये जो गाड़ी है ये आपको कंफर्टेबल भी रखेगी और ये काफ़ी स्मूथ भी है। एक जो छोटी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मिरर्स हैं ये जनरली आपको पीछे का दृश्य ठीक ठाक दिखाते हैं, लेकिन ज़रा और वाइड होते तो विजिबिलिटी और अच्छी होती। मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्हें ज़रा और वाइड और बड़ा करने का स्कोप है। कभी कभी आपको अपना एल्बो इन करना पड़ता है, तो हाईवे राइडिंग के लिए ये एक छोटी इंप्रूवमेंट यहाँ पर की जा सकती है। अब ये तो टूरिंग के लिहाज से बात हो गई स्पीड की और आपके कंफर्ट की, लेकिन लगेज की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर आप इन ग्रैब रेल्स को यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक माउंट करने के लिए, अगर आपके पास बंजी कॉर्ड्स हैं। और ये जो पीछे वाली स्टेप सीट है ये भी काफ़ी फ्लैट है, तो इसे आप यहाँ पर कुछ आपका अगर सैडल बैग है तो वो माउंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो टैंक है ये फाइबर है, तो यहाँ पर आपका जो टैंक बैग है उसके मैग्नेट नहीं चिपकेंगे। लेकिन ये जो ग्रैब रेल्स हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, इसे आगे पीछे करने के लिए आपको काफ़ी सुविधा होती है। और यहाँ पर आप बंजी कॉर्ड्स लगा करके अपना सामान भी डाल सकते हैं, तो कुछ हद तक यहाँ पर आपके पास सुविधा है जिससे कि आप यहाँ पर अपना सामान डाल सकें। एक और सवाल जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा वो है कि ख़राब रास्तों पर ये कैसे चलती है। अब चूँकि ये एक RTR है और TVS रेसिंग का इसमें DNA है, तो क्या ये गाड़ी ख़राब रास्तों को या फिर ऑफ रोड को ठीक से हैंडल कर सकती है। आपको ये जान के खुशी होगी कि कल मैं इसे बहुत ख़राब रास्तों पर लेकर के गया और वहाँ पर एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये है कि यहाँ पर क्लिप ऑन्स होने के बावजूद जब आप यहाँ पर पेग्स को राइड करते हैं तो आप खड़े होकर के हैंडल को पकड़ सकते हैं बड़े आराम से, और राइडिंग द पेग्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और ख़राब रास्तों पर इसका जो सस्पेंशन है, इस गाड़ी का जो ओवरऑल सेटअप है, ये बहुत अच्छे से, बहुत एब्जॉर्बेंट तरीके से, बहुत स्टेबली जाता है। तो बैड रोड्स, कच्चा रोड्स बहुत अच्छे से ये गाड़ी हैंडल करती है, क्योंकि कभी कभी आप ऑफ द हाईवे भी जाते हैं, कुछ हाईवेज़ की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी ख़राब रास्तों को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या ये ऑफ द रोड जा सकती है, ऑफ रोडिंग कर सकती है, तो वहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आपको इसे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड लेकर के जाना होगा तो फिर एक प्रॉपर ऑफ रोडर ही आपको काम आएगा। ये ख़राब रास्तों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी और ये आपको जो वीडियोज़ यहाँ पर चल रहे हैं इसमें भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगला सवाल आप में से जो बहुत सारे लोगों का था वो ये था कि टायर्स इसके कैसा परफॉर्म करते हैं, ख़ास तौर पर जब आप इसे शार्प टाइट कॉर्नर्स पर चलाएं या फिर अगर आप इसे रेनी सीज़न में चलाएं। यहाँ पर आगे और पीछे TVS के और यूरोग्रिप के टायर्स लगे हैं। आगे 90 सेक्शन टायर है, पीछे 130 सेक्शन। इन टायर्स का जो परफॉर्मेंस है ये एडिक्वेट है, सफिशेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिनोमिनल नहीं है। अगर आप ज़्यादा महंगे टायर्स लेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो ग्रिप है ये इंप्रूव हो सकती है। आपको रीएश्योरिंग लगेंगे ये टायर, लेकिन जब आप इसे लिमिट पर लेकर के जाते हैं तो आपको कुछ कुछ स्क्वीक्स सुनाई देंगे। और मेरे ख्याल से ये टायर जो है इसे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपको और ज़्यादा रीएश्योरिंग ग्रिप मिलेगी, खास तौर पर रेनी सीज़न में और वेट कंडीशंस में। एक और सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि इसका सर्विस इंटरवल कितना है और यहाँ पर आपको सर्विस के लिए पैसा कितना देना होता है। तो इसका जवाब ये है कि सर्विस इंटरवल लगभग 3000 किलोमीटर है और सर्विस का कॉस्ट ऑयल चेंज प्लस ऑयल फिल्टर चेंज और लेबर कॉस्ट प्लस टैक्स मिला करके लगभग 1000 रुपीज़ आपको पर सर्विस देने होते हैं। अगला सवाल जिसका जवाब हम लोग ट्रैक पर नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सफिशिएंटली लॉन्ग स्ट्रेट नहीं था, टॉप स्पीड क्या है। और कल मुझे न सिर्फ एक सफिशिएंटली लॉन्ग स्ट्रेट मिला बल्कि थोड़ा स्लोप और ज़रा टेल विंड भी मिली। और इस गाड़ी की एक्सट्रीम टॉप स्पीडो इंडिकेटेड 137 किलोमीटर्स पर आवर है। अगर आपको ज़रा स्लोप और टेल विंड नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से 133 134 तक आप पहुँच पाएंगे। स्पीडो इंडिकेटेड ट्रू स्पीड 126-127 किलोमीटर्स पर आवर तक इसकी आपको मिलेगी। अगला सवाल, अब ये RTR है, 4 स्क्वायर इंजन यहाँ पर होता है, हाई रेविंग मोटरसाइकिल है, तो सिटी में इसकी राइड कैसी है। तो इसकी जो सिटी में राइड है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं, गियर शिफ्ट भी एकदम स्मूथ हैं, क्लच काफ़ी लाइट है। यहाँ पर स्लिप और असिस्ट क्लच मिलता है आपको। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो क्लच ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। तो पहली बात क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट अच्छे हैं। और अगर आप स्पीड्स की बात करें तो 5th गियर में आप 40 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर इस गाड़ी को चला सकते हैं। 4th गियर में इसे आप 33 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के ऊपर चला सकते हैं और 3rd गियर में आप इसे 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के ऊपर बड़े आराम से चला सकते हैं। तो सिटी में ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलती है। आपको इसे 3500 RPM के ऊपर रखना है ताकि जो टॉर्क है उसकी सप्लाई बराबर हो, किसी तरह की स्टटरिंग ना हो। और जो मीट ऑफ पावर है, जो
सॉलिड पावर आपको मिलता है वो लगभग 6.5-7,000 आरपीएम के बाद एक स्टेप अप मिलता है आपको पावर में, लेकिन उसके नीचे भी सफिशिएंट पावर है। एक और बात, जब ये 4,000 आरपीएम के ऊपर आप स्लो स्पीड्स पर इसे रेव करते हैं तो इसका जो बीट है वो बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी साउंडिंग 200 सीसी मोटरसाइकिल है और यहाँ पर बड़ा बेजी, एक बड़ा बीटी बेजी एग्जॉस्ट है जिसे आप जब स्लो स्पीड पे भी चलाते हैं तो सुन के आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि क्या इसमें 6 गियर होना चाहिए, क्या ये गाड़ी एक 6 गियर मैनेज कर सकती है। तो जब आप इसको इसकी टॉप स्पीड के पास लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना जो रेड लाइन है वो टच करती है, उसे एक्सीड भी करती है। ये रेड लाइन है 9,000 आरपीएम पर, इसका पीक पावर बनता है 8,500 आरपीएम पर और लिमिटर जो है वो आता है 11,000 आरपीएम पर। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो इसकी जो टॉप स्पीड है उसमें मेरे ख्याल से 6 गियर ऐड करके कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि 9,000 आरपीएम तक पहुंचने के बाद में जो प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो हो जाती है और 6 गियर डालने के बाद मेरे ख्याल से अपनी रेड लाइन तक पहुंचेगी भी नहीं। लेकिन अगर आप इसे हाईवे पर 6 गियर में चलाएंगे, अगर आप ओपन हाईवे पर चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेव ज़रा और नीचे आ सकते हैं। प्योरली फ्रॉम अ हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से 6 गियर यहाँ पे डालेंगे तो एक हाईवे के ऊपर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल सकती है, क्योंकि 7-8,000 आरपीएम के आसपास आपको लगता है कि गाड़ी में अभी भी ग्रंट है 5th गियर में, और एक 6 गियर अगर यहाँ पे डालें तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपको हाईवे पर मिल सकती है। अगला सवाल, पिलियन को बिठा करके आप कितनी दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं स्टेप सीट है और स्प्लिट सीट भी है, काफ़ी ऊँची भी है, लेकिन अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि सीट की लंबाई और चौड़ाई सफिशेंट है, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर आपको तकलीफ़ कहाँ पर होगी और तकलीफ़ कहाँ पर नहीं होगी मैं आपको बता देता हूँ। तकलीफ़ होगी आपको इसकी हाइट में, अगर आपके साथ कोई नीचे कद का, छोटे कद का पुरुष या महिला है तो उन्हें अपना लेग इस तरह से स्विंग करने में ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। ये अभी साइड स्टैंड पर है इसलिए आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है। मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है, 5 फुट 10 इंच है, तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें शायद ये प्रॉब्लम करे। लेकिन एक बार बैठ जाने के बाद में ये सीट अनकंफर्टेबल नहीं है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, ये ग्रैब रेल काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो मीडियम डिस्टेंसेस पर आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इन सिटी इसका यूज़ डेफिनेटली हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अनलेस आप बहुत फास्ट चला रहे हैं, बहुत हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वहीं पर इशू होगा, अदरवाइज़ आप इसे सिटी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल पिलियन सीट नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली आपको पिलियन सीट यूज़ नहीं करनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल यूजेबल पिलियन सीट यहाँ पर आपको दी गई है। अगला सवाल, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ये गाड़ी कैसी हैंडल करती है। बहुत अच्छी हैंडलिंग है इस गाड़ी की, स्ट्रेट लाइन में बहुत स्टेबल है। और जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं टीवीएस की, आप चाहे RTR 160/4V की बात करें या फिर 200 की बात करें, RR 310 की बात करें, सभी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छे से इंजीनियर्ड हैं और इनके रोड मैनर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हैंडलिंग में मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। कल मैं इन्हें कुछ बहुत ही खूबसूरत वाइंडिंग रोड्स पर भी लेकर के गया और बहुत रीएश्योरिंग हैंडलिंग है इसकी। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो कहीं कहीं जहाँ पर शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी ज़रा ट्विची है, उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितनी प्रॉबेबली आप एक्सपेक्ट करेंगे। बट लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स हों या फिर स्ट्रेट हाईवेज़ हों, वहाँ पर ये गाड़ी बहुत स्टेबल लगती है। जब आपको इसे ज़्यादा डिप करना होता है तब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर थोड़ा और स्टेबिलिटी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल गाड़ी है, बहुत ही निम्बल लगती है, बहुत लाइट लगती है और बहुत मनूवरेबल है। अपना भार एकदम खो देती है जैसे ही मोशन में आती है, बहुत लाइट लगती है। जैसे ही आप इस पर बैठ जाते हैं उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि इसे हैंडल करना, मनूवर करना बहुत ईजी है। सिटी के अंदर बहुत ही फ्लिकेबल है, बहुत ही ईजिली आप ट्रैफिक के थ्रू कट कर सकते हैं। लाइट, मनूरेबल, निम्बल और काफ़ी रेसी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ओवरऑल इसकी जो हैंडलिंग है रियल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी है। आवाज़ कैसी है इसकी, ये बहुत सारे लोग फिर से एक बार मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे। ये बेस्ट साउंडिंग 200 सीसी मोटरसाइकिल है, इसकी साउंड हम लोग एक बार फिर से सुन लेते हैं। ये देखिए कितना बेजी साउंड है इसका। और मिड रेव्स में और ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जॉस्ट में मज़ा चाहिए तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये बहुत ही फीचर रिच है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी मिलती है, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है और भी बहुत सारी फीचर्स हैं यहाँ पर। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट कंसोल का बड़ा ही डिटेल्ड विश्लेषण मैंने किया है, ऊपर लिंक में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसे अगर आपको समझना है कि कैसे इस्तेमाल करना है तो आप वो लिंक क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई सारी क्वेश्चंस की। अब कुछ रियल वर्ल्ड में जो नेगेटिव्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये
मिड ड्राइव्स में भी काफ़ी पंची है, ऐसा नहीं है कि बीच में आपके पास टॉर्क नहीं है, लेकिन अगर ज़रा और मिड रेंज स्ट्रॉन्ग होता तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता। ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन जो है वो आपको जनरली 6.5-7,000 आरपीएम के बाद बड़े ज़ोर से मिलता है। बीच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बीच में ज़रा और ग्रंट होता तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो और भी पंची होता, और भी मज़ा आता। दूसरी एक छोटी कमी जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में इतने सारे फीचर्स देने के बाद अगर डिस्टेंस टू ड्राई और माइलेज से संबंधित जानकारी भी मिलती तो सोने पे सुहागा हो जाता और भी मज़ा आता, और आपको एग्जैक्टली पता रहता कि आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं। तीसरी छोटी शिकायत, ये सीट हालांकि यूजेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती थी। जिस तरह से 164V की सीट काफ़ी प्रैक्टिकल है, अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन सीट्स में से एक है, उस तरह से यहाँ पर भी पिलियन के लिए और ज़्यादा उपयोगी सीट डाली जा सकती थी। बट ओवरऑल अगर आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप लुक्स देख लें, यहाँ पे जो इक्विपमेंट आपको दिया गया है, जिस तरह के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, रिफाइनमेंट है, माइलेज है, हर तरह से गाड़ी बड़ी ही वेल राउंडेड गाड़ी है और ज़्यादा कुछ शिकायत करने के लिए यहाँ डेफिनेटली नहीं है। हैंडलिंग अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, कंफर्टेबल है और बड़ी ही रोबस्ट गाड़ी है। सालों साल ये अपने आप को प्रूव करती आई है, तो बड़े तौर पर यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ है नहीं। अब कंपैरिजन की अगर बात करें तो इसका प्राइम राइवल है पल्सर 200 NS। वहाँ पे आपको 4 PS की ज़्यादा पावर मिलती है, 2.7 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क मिलता है। और इसके साथ ही अगर आप वेट देखें वहाँ पर, तो वहाँ पर वेट 3 किलो ज़्यादा है, लेकिन समहाउ रियल वर्ल्ड जो परफॉर्मेंस है उसमेमें आपको दोनों गाड़ियों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। 0 to 60 इनफैक्ट इस गाड़ी का ज़्यादा क्विकर है, ये 3.9 सेकंड्स में करती है, और ये 0 to 100 अपना 12.8 सेकंड्स के आसपास करती है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पर लिक्विड कूलिंग होने के बावजूद ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है रियल वर्ल्ड के अंदर, इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो टॉप स्पीड है उससे वहाँ पर आपको 2 या 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ज़रा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा रियल वर्ल्ड में आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये एयर कूल्ड होने के बावजूद एक लिक्विड कूल्ड राइवल को बहुत अच्छे से मैच करती है। और प्राइसेस की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बराबर हैं, कुछ 700-800 रुपये का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। ये जो गाड़ी है 1,28,000 समथिंग है, और जो पल्सर 200 NS है वो 1,29,000 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो एडवांटेज आपको मिलता है वो ये है कि आपको यहाँ पर स्लिपर क्लच मिलता है, जो आपको पल्सर में नहीं मिलता। दूसरा, आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये बहुत ज़्यादा फीचर रिच मिलता है, LED लाइटिंग मिलती है, और ये सारी चीज़ें आपको पल्सर में नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर आपको माइलेज भी ज़रा बेहतर मिलेगी। एक और जो नया कंटेंडर यहाँ पर आया है वो है हॉर्नेट 2.0, और वहाँ पर अगर आप पावर और टॉर्क देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी कम है। लगभग आपको 2.7 PS लेस पावर मिलती है, वहाँ पर 0.7 न्यूटन मीटर टॉर्क कम मिलती है। उसके अलावा स्लिपर क्लच और जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इतना फीचर रिच नहीं है, और वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 3 इयर्स की, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 more years, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 5 इयर्स की। तो फाइनल वर्डिक्ट उस गाड़ी का भी हम लोग उस गाड़ी को चलाने के बाद में ही देंगे, लेकिन ऑन पेपर अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है वो सिर्फ लगभग 2,500 रुपीज़ का है, और उसके बदले यहाँ पर आपको इक्विपमेंट और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मिलता है। तो दोस्तों ये थी रियल वर्ल्ड रिव्यू, आपके सवालों के जवाब अपाचे RTR 200V के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपके जो भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आपको मिले। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और जो फाइनल डिटेल्स हैं, जो एक एक चीज़ है इस गाड़ी की, उसे जानने के लिए आप पहले वाला रिव्यू देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश यही थी कि रियल वर्ल्ड जो आपके सवाल हैं उनके जवाब दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोराइड्स को, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी है दछंगानी, THECHHANGANI। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।